मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में देने वाले हैं अपना हिंदी का वायरल पेपर, तो भाई देखो हम लेकर के आ गए हैं 2026 का एक हिंदी का वायरल पेपर। प्यारे बच्चों, आप भी तक आप लोगों ने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा हो और आप लोगों को लगता है कि मैं हिंदी में क्या पढ़ूं और हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा, तो भाई वही मैं सब कुछ लेकर के आ गया हूँ। 18 फरवरी का एक वायरल पेपर, असली पेपर है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाला पेपर आप लोगों का जरूर पूछा जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर देखो पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को सीधा डायरेक्ट आप लोगों के हाथों में दिया जाएगा 822 बीए कोड का पेपर, है ना। तो इसको आप पूरा तैयार कर लो। यहाँ पर देखो मेरा अनुक्रमांक दिया, यहाँ पर अपना नाम दिए, सब कुछ लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ कि आप लोगों को समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद हमारा पूर्णांक दिया 70 में 70, है ना। तो आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। तो जितने भी बच्चे 18 फरवरी को पेपर देने वाले, तो भाई पूरा वीडियो देख लेना। मैं दावा भी कर सकता हूँ कि ये पेपर आप लोगों का आने वाला है। अब देखो आगे मैं ले चलता हूँ, आप लोगों को ये सारे के सारे आप लोगों को नोट पढ़ना है। नोट देखो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर देखो लिखा है कि नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश करके दिया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है। और फिर इसके बाद आगे देख लो कि यह प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा गया। ये सारी सभी प्रश्नों का उसके सम्मुख अंकित है। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर अब देखो आगे आप लोगों से पूछा गया कि आगे देखो, फिर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखो खंड आधा करके दिया है, खंड आ करके दिया, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए जिसमें से आप लोगों से कहा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है। भाई इस पूरा पेपर देख लो, पूरा पेपर समझ लो प्यारे बच्चों। हम लोगों को पूरा पेपर लीक हो चुका है, फंस चुका है, पेपर फंस गया। 18 फरवरी का एकदम रियल पेपर है ना। पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ। देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। ए ऑप्शन दिया, रामविलास शर्मा एक ख्याति प्राप्त कवि हैं। बी ऑप्शन दिया, इलाचंद्र जोशी सफल उपन्यासकार हैं। तीसरा ऑप्शन दिया, महिला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। डी ऑप्शन दिया, इरावती वृंदावन वर्मा की रचना हो जाएगी। तो ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो वह प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि इलाचंद्र जोशी जो है सफल उपन्यासकार हो जाएंगे। बी ऑप्शन को करना है। OMR सीट आप लोगों को दी जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, जितने हमारे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आप लोगों को बी वाला ऑप्शन को भरना है ना। इस बात को याद रखना। ये भी हमारा देखो 1 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है, 1 नंबर का आएगा। आगे देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि ध्रुव सौमिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ध्रुव सौमिनी नाटक के रचनाकार कौन है, प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ए ऑप्शन दिए प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिए हरिकृष्ण प्रेमी और डी ऑप्शन महादेव राम कुमार वर्मा। तो इसमें से आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी को सही करना है। आगे देखो मेरा अगला प्रश्न दिया गया कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। प्यारे बच्चों से पूछा गया कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। 1 नंबर का प्रश्न देखो आने वाला है। इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हिंदू युग के लेखक हो जाएंगे। तो भाई आप लोगों को बी ऑप्शन को सही करना है, भारतीय हिंदू युग। अगला देखो प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि भारत दुर्दशा जो मेरी रचना है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना। तो भाई आप लोगों को याद रखना, भारत दुर्दशा एकांकी विधा की रचना हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 5 कहते हैं कि कंकाल के लेखक कौन हो जाएंगे। तो भाई कंकाल के लेखक कौन है, 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। देखो कंकाल के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी होते हैं। तो आप लोगों को डी ऑप्शन को से करना है। अब देखो आगे अगला देखो प्रश्न नंबर जो मेरा 10-6 कहते हैं कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो अशोक के फूल जो मेरी एक निबंध विधा की रचना हो जाएगी। देखो ए ऑप्शन इसका सही कर देना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। भाई रीतिकाल की वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भूषण जी सही हो जाएंगे इसके, कि भूषण जो है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि लोकैतिन कृति के रचनाकार कौन है। लोकैतिन कृति के रचनाकार होंगे फिर बच्चों 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा। महादेव वर्मा दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है, सुमित्रानंद पंत दिया, रामधारी सिंह दिनकर भी दिए। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो लोकायतन कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 8 का देखो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जो है मेरे लोकायतन कृति के रचनाकार हो जाएंगे। तो आप लोगों को सुमित्रानंदन पंत जी को सही करना है। अब आगे देखो अगला देखो प्रश्न देखो क्या दिया गया। अगला देखो प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि जो मेरी साकित रचना है, साकित रचना किस युग की रचना है।
साकृत्य जो है मेरी किस युग की रचना, ये हमसे पूछा गया। तो भाई देखो 1 नंबर का पेपर में प्रश्न बन जाएगा। और इसका देखो साकृत्य जो है मेरी द्विवेदी युग की, साकृत्य जो है मेरी प्यारे बच्चों ये मेरी किस रचना है, द्विवेदी युग की रचना है। तो मेरा बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि बिहारी जो है किस युग के कवि हैं। पेपर में प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि बिहारी जो है मेरे रीतकाल के कवि हैं। पेपर देने जाना रीतकाल को से कर देना। आप देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि उधम ब्रज विसरत नहीं वृंदावन गोकुलपन उपवन सघन कुंज की छाई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो भाई 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। करुण रस दिया, हास रस दिया, वीर रस दिया, श्रृंगार रस दिया है। तो आप लोगों को डी ऑप्शन को सही करना है, श्रृंगार रस मेरा सही हो जाएगा। अब आगे देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 12 कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि हाउथी से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला में कौन सा अलंकार है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा आ जाएगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन है कि उपमा अलंकार है इसमें। आप देखो आगे इसके बाद मैं ले चलता हूँ आगे कि दोहे का उल्टा क्या होता है। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला, है ना, कि दोहे का उल्टा क्या होता है। भाई दोहे का उल्टा देखो क्या होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अगला प्रश्न 14 देखो पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पेपर में 1 नंबर का आ जाएगा। पर्यावरण में हमारा परि उपसर्ग लगा है। आगे देखो अगला अगला देखो प्रश्न नंबर 15 देखो कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि चौमासा, चौमासा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। भाई चौमासा में कौन सा समास हो जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। देखो चौमासे में हमारा द्विगु समास होता है। प्रश्न 16 कहते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो चंद्रमा का पर्यायवाची देखो सुधाकर दिया, सोम दिया, सुधांशु दिया। इसका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि युष्मद का सप्तमी विभक्ति, युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो भाई इसका देखो 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट मेरा कहता है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से, मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाई देखो 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। इसका देखो राइट आंसर है मोहन गीत गाता है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है। इसका ए ऑप्शन से, इसका सी ऑप्शन से करेंगे, सरल वाक्य। आगे देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो भाई देखो इसमें हमारा भाव प्रयोग हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन से कर देना। वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो भाई देखो वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के हमारे 3 भेद होते हैं। इसका डी ऑप्शन से करेंगे। ये देखो मैंने आप लोगों को बताया 18 फरवरी को जैसे जाओगे 20 नंबर आप लोगों के पक्के कर दिए। 18 फरवरी वाले 20 नंबर पक्के हो गए, है ना। पूरा पेपर तैयार कर देना, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके भी आप लोगों को देने वाला हूँ, है ना। अब चलो आगे देखो। अब यहाँ पर देखो हमसे प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है ना। तो यहाँ पर देखो 1 हमसे कहता है कि प्रश्न नंबर 1 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। ऐसा जिसे सब मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन के औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद सारांश है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ आगे और इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व भी कराने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न नंबर आ। प्रश्न नंबर आ देखो इस गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के तीनों प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और देखो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखो क्या लिखना है। संदर्भ को कहता है कि उत्तर करके लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखो भाई रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। रेखांकित अंश की व्याख्या में कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी 2 नंबर की आएगी। इसमें देखो रेखांकित अंश के व्याख्या में लिख रहा है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह करने में बहुत सही रहता है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी तकलीफ, दुख और गलतियां बिना कर समझ लेता है। ठीक वैसे ही एक उत्तम डॉक्टर रोग को पहचान कर सही इलाज करता है। इसलिए सच्चे मित्र की तुलना एक डॉक्टर से की गई है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आगे देखो प्रश्न नंबर 7 को कहता है कि प्रश्न नंबर 7 कहते हैं कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो भाई आप लिख देना कि हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों और से हमें बचाएंगे, हमें सत्य और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। अच्छा इतना से पुष्ट करने के बाद मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आगे।
इसके बाद देखो आगे देखो प्रश्न दूसरा कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन का औषधि क्यों किया जाता है। जो हमारे विश्वास पात्र मित्र होता है उसको जीवन का औषधि क्यों कहा जाता है। तो वह यहाँ लिख देना उत्तर में कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन का औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार औषधि हमारी बीमारियों से रक्षा करती है, जो औषधि जो होती है हमारी बीमारियों से रक्षा करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमें बुराइयों से बचाता है। अब देखो अथवा करके दिया है, अथवा करके यहाँ पर देखो दिया, अथवा वाला देख लो कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है, कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता ही रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते स्वरूप भी देखा है, जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मजा डाल, हमारे मृत शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अच्छा भाई, इतना सब कुछ करने के बाद इस पर आधारित हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो मैंने दूसरा भी सॉल्व करा देता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि नहीं मुझे ऊपर वाला सॉल्व करना है। 2 गद्यांश आएंगे, अगर आप लोगों को मन लगे कि मैं नहीं मुझे ऊपर वाला सॉल्व करना, तो भाई आप लोग ऊपर वाला सॉल्व कर लेना, तो मैं नीचे वाला भी सॉल्व करा देता हूँ, है ना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, जैसा आप लोगों को लगे आप लोग वैसे कर लेना। यहाँ पर तो लिखा उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखे, संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, सॉरी संस्कृत नहीं, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिए गए। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे कर देना कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रभावित होता आया है। उस प्रभाव को हमने बीच साकर में चलते फिरते हंसते रोते हुए भी देखा है। उस प्रभाव ने हमें अमृत की याद दिलाकर मृत पर शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया है। अब प्रश्न 7 कहता है कि ये भी देखो 2 ही नंबर का आएगा। प्रश्न 7 कहता है कि मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया। तो देखो सत्य और अहिंसा जो है आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया। प्रश्न दूसरा कहती है हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत पर शरीर में प्राण फूंक दिया। तो भाई देखो नैतिक एवं आध्यात्मिक स्रोत द्वारा ये हमारे मृत पर शरीर में नए प्राणों का संचार हुआ है। अब प्रश्न दूसरा कहता है कि देखो यहाँ पर हमारा गद्यांश, यहाँ पर हमारा पद्यांश आ जाएगा। पद्यांश देख लो भाई, पद्यांश भी आप लोगों को 6 नंबर का ही पद्यांश आता है ना। 6 नंबर का पद्यांश आता है पेपर में, और इसको भी देख लो। यहाँ पर देखो लिखा है कि 6 नंबर का आएगा कि किलकत कान गुटुरमणि आवत मणिमय कनक नंदित आंगन बिंब पकड़ धावत कभू निरखी कहरी आप छा को करी सो पकड़न चात किल की हंस राजत दवे दतियाँ पुनि पुनि ती अवगात कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक रजती करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठ के सजती बाल सत सुख निरखी, और जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती हसत अचरा लय ढाकी सुर के प्रभु को दूध प्यावती। अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। आगे देखो पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले बच्चों ऐसे ही संदर्भ लिखना है जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पद सूरदासुर रचित सूर का सागर से लिए गए। अब देखो आगे देखो फिर कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अच्छा रेखांकित अंश की व्याख्या तो कैसे कर देना। रेखांकित अंश की व्याख्या कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि नंद द्वारा बनवाए गए मड़ियों से युक्त आंगन से में श्री कृष्ण अपनी परछाई देखाकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखाकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ने से मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत बार बार दिखाई देते हैं जो अत्यंत सुंदर लगते हैं। अच्छा भाई इसके बाद अब मैं आगे ले चलता हूँ। आगे देखो हमारा प्रश्न 7 पूछा गया। 7 देखो पूछा गया जो कि पेपर में सीधा डायरेक्ट 6 नंबर का आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहता है कि उपयुक्त पद्यांश में किसके बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। तो भाई देखो उपयुक्त पद्यांश में श्री कृष्ण जी के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। फिर एक अथवा करके पूछ दिया कि सौरभीना जी ने गिला लिपटा मृदुअंजन सतकुल अचल अचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल दीपक से देता बार बार। अच्छा इतना सपोज करने के बाद फिर इस पर 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तीनों के तीनों प्रश्न देख लीजिए। मैं तीनों प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करके देने वाला हूँ। आप लोग तीनों के तीनों प्रश्नों को उत्तर लिख देना। देखो यहाँ पर लिखा है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं और आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। आगे देखो हमसे कहा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। भाई रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ दी गई। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखते हैं कि कवित्री कहती है कि वर्षा रूपी नायिका ने कोहरे के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला सा हल्का काले रंग का वस्त्र धारण किया है। कोहरे के बीच चमकने वाले जुगनू ऐसे लगते हैं मानो वर्षा सुंदरी के हिलते हुए आंचल से सोने के फूल झर रहे हों। अच्छा इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं और आगे ले चलता हूँ।
अब यहाँ पर देखो आप लोग से पेपर में पूछा जाएगा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्तियों में कौन सा रस है, तो भाई प्रस्तुत पंक्ति में श्रृंगार रस हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर देखो थोड़े नीचे कि प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश तथा गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। पेपर में 5 नंबर का आ जाएगा कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यष्ट केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वांग में संस्कृतेश्च आलूका सर्वत्र प्रसूत मुगल युवराज दारस को अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सात्यसम ज्ञान तथा प्रभाविता अभवत यत तीन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में कारिता। अब इसका संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी के महत्व को वर्णन किया गया। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर देखो हिंदी में अनुवाद कर देना कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से साहित्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारसिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करा दिया। अब भाई देखो यहाँ से आप लोगों का अथवा करके बन जाता है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते मानव जीवन संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवा च शक्ति च प्राप्नोति अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्तम कल्याणकारी च तत्र सहर्षम विगृतम भवति एतस्य गतिशीलता रहस्यम। और इसके बाद इतना पढ़ लेना, और इतना पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ संदर्भ लिखने की ओर। संदर्भ देखो ऐसे यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद कर देना प्यारे बच्चों कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती रहती है और नई नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हट नहीं है जो उचित और कल्याणकारी है, यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचार में दृढ़ता होती है। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कहता है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यों के संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करो। पेपर में 5 नंबर का आ जाएगा। सर्वभूत सुखना सर्व संदर्भ सर्व बदरण पसंदो मां कश्चित दुखभाग भवेत्। संदर्भ में लिख देना प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। हिंदी में अनुवाद कर देना कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ। अथवा करके दिया है प्यारे बच्चों, है ना, तो आप लोगों को मानो ऊपर वाला ये भी नीचे सॉल्व कर लेना, कोई भी सॉल्व कर लेना कि किंसुद गुरुतरम भूमि किंसुद उच्चतरम चाहात किंसुद शीघ्रतरम वातात किंसुद बहुतरम तरणात। आगे देखो, आगे इसका संदर्भ यहाँ से लिख देना। संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकृति जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद कर देना प्यारे बच्चों की पृथ्वी से बढ़कर कौन है, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है, वायु से तीव्रगामी कौन है और तिनके से भी अधिक घना कौन है। अब देखो ये हमारा 5 नंबर का आ जाएगा। और फिर इसके बाद आगे देखो बात करते हैं 6 नंबर का आगे वाला है ना कि अपनी पठित खंड के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक विषय पर मतलब एक खंड काव्य लिख देना। 3 नंबर का आएगा खंड काव्य में आप लोग कोई भी खंड काव्य सॉल्व कर लेना। अच्छा, खंड काव्य के बाद मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख है ना रचना को उल्लेख करो। भाई जयशंकर प्रसाद, रामधरी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लेखक करके बता देता हूँ। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय यहाँ से लिख देना आप लोग। देखो सबसे पहले जन्म लिख देना 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान लिख देना अकोना बस्ती जिले उत्तर प्रदेश। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु 2 फरवरी 1941। रचनाएं देख लो, चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। और फिर इसके बाद एक रचना लिख देना यहाँ से। रचना यहाँ से तो लिख देना है कि जीवन परिचय में डाल देना रचनाएं देख लो इनकी क्या क्या रचनाएं। तो वह रचनाएं देख लो, चिंतामणि से विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो आप लोगों का जीवन परिचय लिखना, जीवन परिचय यहाँ से लिखना है। जीवन परिचय में लिख देना है कि रामचंद्र शुक्ल जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गाँव में सन 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ। रामचंद्र शुक्ल 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और हमीरपुर में ही रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में उनकी मृत्यु उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून के पद पर हुई। 1921 में रामचंद्र शुक्ल ने मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत
प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखाया, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दी। इसके बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए काशी आ गए। कुछ दिनों तक काशी नागरिक प्रचारण पत्रिका का संपादन किया। अच्छा, श्वास का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए रचनाएं देख लो। अब मैं सीधा ले चलता हूँ आप लोगों को आगे। यहाँ पर देखो लिखा है कि कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाएगा 5 नंबर के जीवन परिचय आएगा। सूरदास, माधवी वर्मा, तुलसीदास, रामराज त्रिपाठी। तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख देना। तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ से लिख देना है कि इनका देखो जन्म कब हुआ था, तो वह इनका जन्म सन 1532 में हुआ था। जन्म स्थान देख लो राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम तुलसी, पिता आत्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली। और रचनाएं देखो रामचरितमानस, कवितावली, कितावली, पत्रिका इनकी रचना हो जाएंगी। जीवन परिचय देख लीजिए भाई। जीवन परिचय देखो कैसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नाव गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के श्रेष्ठ सनातन नामक विद्वान जैसे ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का गान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या जो थी रत्नावली से इनका विवाह हो गया था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी घाट नाम में सन 1623 में हो गई थी। अच्छा देखो ये सब कुछ दिए गए हैं भाई, इनको भी देख लेना। हमें श्लोक लिखना है और सर के सब निबंध पत्र लेखन, और ये हमारा निबंध पूछा गया है ना। निबंध के लिए निबंध पूछे गए पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान विवर्धन, वृक्षारोपण करना, जनसंख्या वृद्धि। तो ये मेरा 7 नंबर का आ जाएगा। तो भाई चलिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को मैंने पूरा पेपर बता दिया। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।